Hello student, good evening to all. Now we start exception number 3 in atomic radius. 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 बराबर है। तो मैंने एक्सेप्शन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड बता दिया था। नियॉन गैस, नियॉन अपने इनर्ट गैस अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। और सेकंड क्या बताया था? गैलियम से एल्युमिनियम बड़ा होता है। गैलियम से एल्युमिनियम बड़ा होता है। बराबर है। अब यहां ध्यान देना, अब हमें एक्सेप्शन नंबर 3 पे ध्यान देना है। एक्सेप्शन नंबर 3 जो क्रिएट होता है स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, या टी जरा जिरकोनियम, हाफनियम। ठीक है भाई नवाब था। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमो, टंगस्टन। चलिए इतना ही देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हमारा एक्सेप्शन नंबर 3 कहाँ से क्रिएट होता है। तो एक्सेप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहां से क्रिएट होता है। ये है पीरियड नंबर 4। दिस वन इज पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर ये 4 है। ये है पीरियड नंबर 5। पीरियड नंबर 5 है। ये है पीरियड नंबर 6। अब होता है क्या, हमने कल तुम्हें बताया था कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर हम यहां बात करें टॉप टू बॉटम, ये देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हमने लिया है। तो टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो स्कैंडियम से बड़ा होगा वाइट्रियम, वाइट्रियम से बड़ा होगा लैंथेनम, और लैंथेनम से बड़ा होगा एक्टिनियम, एक्टिनम। तो स्कैंडियम से बड़ा है वाइट्रियम, वाइट्रियम से बड़ा लैंथेनम, लैंथेनम से बड़ा एक्टिनियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? बढ़ता है। यहां पर मैं नहीं लिखा हूं। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं इसका बात करूं, इसको रेट से मैं कर रहा हूं, अगर मैं इसका बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं अगर, ठीक है, तो टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, जिरकोनियम से बड़ा हाफनियम होना चाहिए था। टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम और जिरकोनियम से बड़ा हाफनियम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये प्रॉब्लम इसके बाद वाला से क्रिएट होता है, यहां पर क्रिएट नहीं होता है। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होता है, यहां से। और ये प्रॉब्लम कहां तक जाता है? यहां तक। जिंक के बाद क्या आता? कैडमियम, और कैडमियम के बाद मर्क्यूरी। यहां तक आगे ये प्रॉब्लम रहता है। कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ है? तो यहां से स्टार्ट हुआ है। स्टार में लगा दे रहा हूं, यहां और यहां से। और ये प्रॉब्लम कहां तक रहता है? यहां तक रहता है। क्या रहता है प्रॉब्लम? क्या हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हाफनियम का रेडियस जिरकोनियम के बराबर होता है। यानी जिरकोनियम का जो रेडियस होता है हाफनियम के अप्रॉक्स इक्वल होता है। ये बड़ा नहीं होता है, होना चाहिए था बड़ा। हाफनियम को लार्जर साइज होना चाहिए था, लेकिन ये यहां देखने को नहीं मिलता है। ये यहां से देखने को मिलता है, यहां से। इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। यहाँ जो एलिमेंट होंगे उनका साइज लगभग बराबर होगा, इनका साइज लगभग बराबर होगा, इनका साइज लगभग बराबर होगा, इनका साइज लगभग बराबर होता है। यानी कि पीरियड नंबर 5 और 6 में सारा एलिमेंट नहीं, पीरियड नंबर 5 और 6 में ये यानी ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक,
ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक ये वाला इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अगर हम बात करें तो जिरकोनियम के बराबर ये होगा, Nb के बराबर Te होगा, Nb के बराबर Te होगा, और मोलिबेडनम के बराबर टंगस्टन होगा, मोलिबेडनम के बराबर टंगस्टन होगा। उसी तरह से ये सब भी चलेगा, और लास्ट में करते करते हम आ जाएंगे कैडमियम से मर्क्यूरी तक का, दोनों का साइज बराबर होगा। ये प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है, यानी जिरकोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर होता है, Nb के साइज Ta के बराबर होता है, MO मोलिबेडनम का साइज टंगस्टन के बराबर होता है। ये इसके 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 यहाँ तक के देखने, इसके बाद वाला में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, और प्रॉब्लम क्या है और कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तब हम समझेंगे रीजन क्या है इसका। तो प्रॉब्लम क्या हमारा, तो प्रॉब्लम ये है कि जिरकोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर होता है। तो लिख लो पहला प्रॉब्लम, और ज्यादा प्रॉब्लम जिरकोनियम और हॉफनियम का ही दिया जाता है। तो जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू हॉफनियम, जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू हॉफनियम, जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू हॉफनियम, zirconium has equal size to hafnium, Nb has equal size to Ta, Nb has equal size to Ta, Nb has equal size to Ta, Mo has equal size to W tungsten, Mo has equal size to W, and so on। लास्ट में लिख दो कैडमियम हैज इक्वल साइज टू मर्क्यूरी Hg, कैडमियम हैज इक्वल साइज टू मर्क्यूरी। तो कहने का मतलब है यहां से यहां तक ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये इसका जो ये 6 पीरियड से है और ये 5th पीरियड से, तो 6 वाला का साइज ज्यादा होना चाहिए और 5th वाला का कम होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, इक्वल। तो मैं अब सबको हटा दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीजें यहां देखने को नहीं मिलता है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं देखने को मिलता है, बराबर है क्या। तो ये चीजें मैं सबको अब हटा दे रहा हूं। हम मेन जो है 99% के केस में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है जिरकोनियम और हॉफनियम में। कहने का मतलब ये ऑब्जर्वेशन तो यहां तक का है, लेकिन हम एक ही पे सब चीज समझेंगे, जो इसका होगा वो सबका होगा। तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुआ, कहां कहां किस किस एलिमेंट में क्रिएट हुआ और क्या क्या क्रिएट हुआ, वो समझ में आ गया। इसका साइज ज्यादा होना चाहिए, साइज इक्वल आ गया। कहां से कहां तक, ये जिरकोनियम और हॉफनियम, उसके बाद कहां तक, कैडमियम और मर्क्यूरी तक ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछता है आपको कि जिरकोनियम और हॉफनियम का बराबर होता है, बराबर है। इसके पहले वाला मैं लिख दूं लैंथेनम और एक्टेनम, ये लैंथेनम है और एक्टेनम है। यहां प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, प्रॉब्लम यहां क्रिएट होता है। तो जिरकोनियम हैज इक्वल साइज, जिरकोनियम हैज इक्वल साइज देन हॉफनियम, होना चाहिए था बड़ा, हो जाता है इक्वल। और इसको हम नाम देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। केवल इसमें नाम नहीं देते हैं, सबका यहां से यहां तक का सबका नाम देंगे ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज आर इक्वल ड्यू टू लेंथेनाइड, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको ध्यान में रखना है। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम क्यों पड़ा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के बाद एक काम स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम पड़ा है। अब इसका रीजन जो है वो बहुत ही रीजन फेमस क्वेश्चन बन के आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। पहला चीज ये है कि तुमसे पूछा जाता है, आगे चल के पढ़ोगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस चीज को डील करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी को, या रेडियस को। तो हम बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को बताता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें एटॉमिक रेडियस का बताता है। कभी कभी पूछ लेता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी को बताता है क्या, नहीं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन करता है। इनका और इनका साइज जो है वो सेम आ गया, रेडियस जो है वो सेम आ गया, तो साइज के बारे में डिस्कशन करता है।
अब बात है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है, पहले ये समझ लो लेंथनम के बाद ये काम स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथनम के बाद ये काम स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो हम अभी रीजन लिखवा दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाने के बाद। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन सबसेल, 4f सबसेल। बस तुम इतना लिख लो, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। जिस दिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिस दिन स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा उसी दिन इसका एक्सप्लेन करूंगा मैं कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और व्हाई जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू हॉफनियम। तो मैं उसी दिन आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और व्हाई जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू हॉफनियम। तो डोंट वरी, इसके ऊपर स्टार लगा लो, मैं इसका आंसर व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन व्हाई जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू, तो इस एक क्वेश्चन पे स्टार लगा के छोड़ दो। बस तुम्हें यहाँ जानना है बभी कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज या बाकी का साइज बराबर होते हैं, उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से डील करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको जोड़ दूंगा जब आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा लूंगा या शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा लूंगा तब। प्रणव सर, जिरकोनियम स्टार्ट आफ्टर वाइट्रियम, जिरकोनियम स्टार्ट आफ्टर टाइप ऑफ रेडियस, टाइप ऑफ रेडियस, टाइप ऑफ रेडियस, बराबर है। पहला है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। दूसरा है कोवैलेंट रेडियस। तीसरा है मेटालिक रेडियस, सॉरी मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। चौथा है वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। यही चार चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस, बराबर है। तो ध्यान से समझना, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक मतलब आयंस का रेडियस, जैसे Na प्लस और Cl माइनस। मान लो हमारा कंपाउंड है NaCl, ये है Na और ये है Cl, ये है Na प्लस और ये है Cl माइनस। तो हमें Na प्लस का रेडियस चाहिए या Cl माइनस का रेडियस चाहिए। तो आयनिक रेडियस का मतलब होता है आयंस का रेडियस, रेडियस ऑफ आयंस। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तो एटम नहीं है ये आयंस है, बराबर है। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ आयंस, रेडियस ऑफ आयंस, केटाइन और एनाइन दोनों का हो सकता है, रेडियस ऑफ आयंस, रेडियस ऑफ आयंस। अब ध्यान से थोड़ा समझना, ज्यादा डिफिनेशन तो हम नहीं जाएंगे कि डिफिनेशन क्या है, बस इतना है। अच्छा, तुम्हें आयनिक रेडियस कंपेयर करने के लिए आए तो कैसे करोगे, तो तुम्हें पुराना मेथड ही मैंने जो बताया है, जैसे मान लो कैल्शियम +2 Na प्लस Cl माइनस, इसका तुम निकालते आ रहे हो ना रेडियस, निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, इसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं।
इसका रेडियस कंपेयर कर रहे हो ना तुम, कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 और 8, 2 और 8, 2 8 8, 3 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, Na+, तो कैल्शियम +2, फिर Cl- और सबसे छोटा हो जाएगा Na+। अगर इस दोनों में अगर हम बात करें तो ऑर्बिट सेम है, तो जाएंगे प्रोटॉन के पास, 17 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन, तो 20 प्रोटॉन का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Cl-, कैल्शियम +2 और Na+, इनका रेडियस निकालना है, कंपेयर कराना है। कहीं पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर निकाल क्या रहे हैं। तो जो हम रेडियस का कंपेयर करते आ रहे हैं वो आपको मैं मिक्सिंग दे रहा था, इसमें आपको मैं केटाइन और एनाइन का मिक्सिंग करके दे रहा था, तो उसको आयनिक रेडियस बोला जाता है। तो ये मत सोच लेना कि आयनिक रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो आयनिक रेडियस का कंपेयर करना मैं आपको बता दिया हूं। इसमें मैंने आपको एटॉमिक रेडियस भी दिया था, जैसे एग्जांपल में कहीं हम ऐसा कर देते हैं कि कैल्शियम है, क्लोरीन है, Cl-, इसका हमें कंपेयर कराना है, तो ये आयनिक रेडियस है और ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है और ये आयनिक रेडियस है। अगर एटम पे चार्ज नहीं है, उस एलिमेंट पे अगर चार्ज नहीं है तो एटॉमिक रेडियस है, वो एटम है, अगर चार्ज है तो आयनिक रेडियस है। तो हमें ये मत सोच लेना कि निकालने का तरीका क्या होगा आयनिक रेडियस का, वो आयनिक रेडियस कैसे निकालेंगे, तुम ऑलरेडी निकालते आ रहे हो, ये तुम कंपेयर करते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो ये मत सोचना कि आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस कैसे निकाला जाता है, तो सर ने बताया ही नहीं है, सर ने बताया है यही है तुम्हारा जो निकालने का तरीका है, वही है आयनिक रेडियस। और जो एटम होता है वो एटम का रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। हो सकता है मिक्सिंग भी हो, तो कोई भी हो रहने दो, बराबर है क्या। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस मिक्सिंग करके तुम्हें दिया जाता है, तो सोच लो जो हम प्रोसीजर जानते हैं वही हमारा आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस है। ये कोई नया टर्म नहीं आ रहा, बस नाम पहले बार आ रहा है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, ऑलरेडी तुम निकालना जानते हो। तो जितना भी अभी तक एग्जाम्पल किए हो वो सब आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का ही कंपेयर है। जितना भी मैं तुमको कंपैरिजन करवाया हूं कि किसका रेडियस ज्यादा है किसका बड़ा है, वो आयनिक रेडियस होगा या तो एटॉमिक रेडियस होगा, या तो वो केटाइन होगा या तो एनाइन होगा या तो वो एटम होगा जिसमें चार्ज नहीं होगा, तो वो एटॉमिक रेडियस में ही आता है और आयनिक रेडियस में आता है। तो ऐसा नहीं कि आयनिक रेडियस पहला बार आ रहा है, तो तुम आयनिक रेडियस का कंपेयर करना जानते हो, बराबर है क्या। अब तुम वैन डर वाल रेडियस जो है, वो वैन डर वाल रेडियस में आप जो नियॉन गैस का बोल रहे थे तो उसका कैलकुलेशन वैन डर वाल से किया जाता है। तो पहले इसका स्टोरी सुन लो कि ये है क्या, टाइप ऑफ रेडियस है क्या, तब ना हम पढ़ेंगे इसका टाइप क्या है। अब मान लो ये टाइप ऑफ रेडियस, पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्या है रिक्वायरमेंट, तब हम पढ़ेंगे इसका टाइप क्या है। आखिर रिक्वायरमेंट क्या आ गया इसका टाइप ऑफ रेडियस पढ़ने का। तो ऐसा समझो कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट का सर्च हुआ है ना। कोई गैस है, कोई सॉलिड है, बराबर है क्या। जैसे कॉपर, कॉपर अब सॉलिड है, सोचना कॉपर सॉलिड है, ठीक है। कोई नियॉन है, कोई गैस है, कोई ऑक्सीजन है, कोई सोडियम है, कोई Na+ है, कोई ऑक्सीजन नहीं है O2 के फॉर्म में है और ये ऐसा बॉन्ड बनाया है, कोई N2 के फॉर्म में ऐसा बॉन्ड बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रो ऑक्सीजन O, केवल ऑक्सीजन O हवा में उड़ रहा है, हवा में ये थोड़े ना उड़ता है, हवा में उड़ता है, O2 उड़ता है। तो हमें ऑक्सीजन का रेडियस चाहिए, हमें O2 का रेडियस नहीं चाहिए। हमें नाइट्रोजन का रेडियस चाहिए, हमें N2 का नहीं चाहिए। दिस वन इज N2, दिस वन इज O2। हमें नाइट्रोजन का चाहिए, हमें ऑक्सीजन एटम का चाहिए, हमें N2 का नहीं चाहिए। कॉपर जो है वो कॉपर ऐसा थोड़ा है कि एक कॉपर यहाँ गिरा हुआ जाकर पकड़ लिया उसका रेडियस हम मेजर कर दिए। कॉपर एटम होता है, तो कॉपर और कॉपर से जुड़ा होता है, कॉपर और कॉपर से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, बराबर है क्या। इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, ये ऐसे एक नहीं होते, बहुत होते हैं। एक छोटा सा भी एटम पकड़ने का मतलब बहुत एटम उसमें अंदर आ गए। तो कॉपर कहने का मतलब ये कॉपर ऐसे जुड़े हुए, ऐसे नहीं कॉपर का एटम यहाँ गिरा हुआ लेके और उसको मेजर कर दिए। नियॉन उड़ता हुआ मिला, पकड़े हम मेजर कर दिए। ऐसा थोड़े ना होता है कि नियॉन गैस यहाँ पर है और पकड़ के हम मेजर कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत तरह तरह के एलिमेंट है। कोई मेटल है, दिस वन इज मेटल, ये कॉपर मेटल है।
कोई गैस है जो मोनो एटॉमिक होता है, जो किसी दूसरे से कंबाइन नहीं होता है, जैसे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन का निकालना है तो एक्चुअल में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में तो होता नहीं है, वो एटम थोड़े ना होता है एक्चुअल में ये, और इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। अब सोडियम का निकालना है तो सोडियम तो ऐसे मिलता नहीं है, सोडियम कंबाइंड स्टेट में होगा, जैसे NaCl के स्टेट में होगा तो Na+ और Cl- का यहां से निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन तो हमें मिलेगा नहीं एटम के फॉर्म में, वो N2 के फॉर्म में होगा और उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मान लो साइंटिस्ट हो, मान लो तुम साइंटिस्ट हो, मान लिए, तो मानो पहले अपने आप को कि हम साइंटिस्ट हैं, मानोगे तब ना समझ में आएगा। मानो हम साइंटिस्ट हैं और तुम्हें दे दिया गया कि लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर निकालो, पहले मानो अपने आप को कि हम साइंटिस्ट हैं, मान लिए। अब तुम्हें मैं बोला कि लो ये ऑक्सीजन और तुम इसका एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ लैब में, तो तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन हम तो बुक पे जानते हैं, थ्योरेटिकल जानते हैं, लैब में कैसे करेंगे। तो तुम ऑक्सीजन तुम्हें जब दिया जाएगा तो ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो O2 के फॉर्म में मिलेगा। हमने बोला कि लो पकड़ो ये N2 नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन का रेडियस निकाल के बताओ, तो तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन का निकालना, आप तो मेरे को N2 दे रहे हो। तो हम बोले कि नाइट्रोजन और N2 एक ही होता है ना, तो ये एटम है और ये मॉलिक्यूल्स है और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हमें तुम्हें रेडियस मैंने पूछा है नाइट्रोजन का, N2 का नहीं पूछा है। हमने बोला ऑक्सीजन का निकाल के, हमने दिया तुम्हें लो ये नियॉन और निकाल के दिखाओ। हमने बोला लो ये कॉपर, ये लो कॉपर का आयरन का रॉड लेके दे दिए, बताओ आयरन का रॉड का जो इसमें आयरन है उसका एटॉमिक रेडियस बताओ। सोचोगे आयरन का रॉड का एटॉमिक रेडियस कैसे निकाले हम। ये NaCl सॉल्ट हम घर से लाए सॉल्ट को और तुम्हें दे दिए कि लो ये NaCl Na+ का और Cl- का रेडियस निकाल के बताओ मेरे को। सोचो ये कैसे निकालोगे, तरह तरह के एटम निकल के आ रहे हैं, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड है। ये इनर्ट गैस है तो कोई मेटालिक बॉन्ड से बंधा हुआ है, कोई आयनिक बॉन्ड से बंधा हुआ है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, बराबर है क्या। कोई इनर्ट गैस है, तरह तरह के एलिमेंट हमारे सामने है, इट इज टू डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, तरह तरह के एलिमेंट है, बराबर है क्या। तो उसके लिए मेजरमेंट बनाया गया लैब में, अब उसके बाद कैटेगराइज किया गया कि ये कोवैलेंट है तो इनको हम इस तरीके से निकालेंगे, ये आयनिक के कैटेगरी में आते हैं तो इनको हम आयनिक के अकॉर्डिंग से निकालेंगे, ये मेटालिक के कैटेगरी में आते हैं तो इनको मेटालिक के कैटेगरी से निकालेंगे, ये इनर्ट गैस है तो इनको हम वैन डर वाल के कैटेगरी से निकालेंगे। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल उनका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके निकाला गया और तरीका 4 निकल के आया। अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाता है तो आयनिक रेडियस से हम उसका मेजरमेंट करेंगे, जो भी उनका कैलकुलेशन होगा आयनिक रेडियस का, वो कैलकुलेशन हमें नहीं पढ़ना है, बस हम कैटेगरी देख रहे हैं कि बना क्यों है। तो अगर वो एलिमेंट के बारे में बोला गया कि Na+ का निकालो और NaCl हमें दे दिया गया तो उसको हम आयनिक की कैटेगरी में रख देंगे और आयनिक वाला प्रोसीजर लगा देंगे और आयनिक के प्रोसीजर से हम Na+ का निकाल देंगे। ऑक्सीजन का बोला गया कि ऑक्सीजन का निकालो तो तुम O2 को पकड़ के लाए और O2 के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो उनको तुम क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, जो भी काम करोगे बॉन्ड ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, तोड़ के एटम बनाना है, वो काम हम वो नहीं करना है कि हमें कैसे निकालना है, हम कैटेगरी देख रहे हैं। तो इनको हम कोवैलेंट के कैटेगरी में ले जाके पुट कर देंगे कि ये कोवैलेंट वाला डिपार्टमेंट है, ये कोवैलेंट वाला डिपार्टमेंट को हम दे देंगे, ये आयनिक वाला डिपार्टमेंट है, आयनिक वाला को दे देंगे। देखेंगे कि मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, मेटालिक बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड वाला डिपार्टमेंट को दे देंगे। ये इनर्ट गैस है तो ये हमें वैन डर वाल वाला डिपार्टमेंट को दे देंगे। इस तरह से 4 डिपार्टमेंट बना दिया गया और उनके अकॉर्डिंग उनको कैलकुलेट किया गया। अब बात ये सा रहा कि अभी जो तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा किसमें आयनिक बॉन्ड है किसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कैसे मालूम चल जाएगा तुम्हें। तो अभी तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा, जो मेटल है उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, कॉपर के अंदर
जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब जो मेटल है उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड है। NaCl थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ना, बहुत ज्यादा हमें डिटेल में जाना भी नहीं है क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग हमें पढ़ना बाकी है। ऑक्सीजन है, O2 है, उसमें कोवैलेंट है, N2 है, कोवैलेंट है। तो हम चीजें पढ़ेंगे बट एट ए टाइम हमें कोवैलेंट और आयनिक का ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो चलेगा, बट हमने समझ गए कि हमें कैसे करना है। तो कुल मिला के जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर वो तरह तरह के हैं। तो तरह तरह के हैं तो उनको निकालने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाया गया कि अगर वो कंपाउंड में उनके बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, अगर उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सर हमें कैसे मालूम कोवैलेंट होगा, नहीं मालूम है तो अभी मालूम करने को जरूरत भी नहीं है, हम लिख देते हैं O2 के अंदर कोवैलेंट है, तो इसका हम इस मेथड से निकालेंगे, यानी कोवैलेंट रेडियस से कैलकुलेट करेंगे। हमें मेथड नहीं जानना है, बस कैटेगरी जानना है। अगर N2 का बोला जाए सर नाइट्रोजन का निकाल के दिखाओ, तो नाइट्रोजन का निकालना है तो N2 पकड़ेंगे और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसा भी तरीका होगा बॉन्ड तोड़ना है, इसमें बनाना है, वो सब हमें नहीं जानना है। तो कहने का मतलब ये कोवैलेंट है, इसको इस कैटेगरी से निकालेंगे। अगर वो मान लो कॉपर का निकालना है, जिंक का निकालना है, आयरन का निकालना है, इसका एल्युमिनियम का निकालना है, जो भी मेटल है उनका अगर निकालना है तो हम मेटालिक वाला डिपार्टमेंट से निकालेंगे। अगर तुम्हें इनर्ट गैस का निकालना है, जैसे हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का, इनका निकालना है तो हमें इनको वैन डर वाल प्रोसेस से निकालना है, ठीक है। और इनके अंदर अगर मान लो हमने बोला NaCl में Na+ का निकालो, Cl- का निकालो, CaCl2 में Ca+2 का निकालो, ठीक है, इसमें Na+ का निकालो, Cl- का निकालो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बोल दें MgO में Mg+2 का निकालो, Mg+2 का निकालो, O-2 का निकालो। अब ये इनको आयनिक वाला डिपार्टमेंट में भेज देंगे कि लो तुम आयनिक वाला डिपार्टमेंट हो। सर हमें कैसे मालूम चलेगा ये आयनिक है? तो मैं वही बार बार बात बोल रहा हूँ कि अभी आपको नहीं भी मालूम चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कैटेगरी बताया। यानी आयनिक वाले एलिमेंट्स को निकालना है तो आयनिक वाला प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, हमें प्रोसीजर के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर कोवैलेंट है तो कोवैलेंट के बारे में, कोवैलेंट रेडियस के बारे में तो कोवैलेंट वाला डिपार्टमेंट से निकालेंगे, यानी इसके मेथड से निकालेंगे। अगर मेटालिक है तो मेटालिक रेडियस वाले मेथड से निकालेंगे। और अगर इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो उसको वैन डर वाल प्रोसेस से निकालेंगे। हमें प्रोसेस नहीं पढ़ना है, हमें ऊपर ऊपर चीजें पढ़ने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस का टाइप क्यों बनाया गया है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? कि ये टाइप क्यों बनाया गया है। तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कोई कोवैलेंट है, कोई आयनिक है, कोई इनर्ट गैस है, तो उनको अलग अलग तरीके से बनाया गया है। बराबर है? सब समझ में आ गया? ओके, तो पहले आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको लिख लो।